जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज है 13 जून 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दोस्तों, करंट अफेयर्स से पहले सबसे पहले हम कवर करेंगे भारत और विश्व में प्रथम। देखो दोस्तों, अभी रिसेंटली जो अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग भारत एवं विश्व में प्रथम का हमारा सीरीज 1 है। कल भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा इसके संदर्भ में। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका ये बनता है कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो क्या बोलोगे आप कि मिजोरम बना है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग गांव कौन बना है तो बोलोगे अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग गांव बना है अमरावती और भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम। और अगर मैं दूसरा पूछूं तो दूसरा बोलोगे गोवा बना है। कौन बना है? तो गोवा बना है, याद रखना। अब देखो, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बना अयोध्या। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बना? अयोध्या। और अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या बोलोगे? सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो बोलोगे गुजरात। अब देखो, ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। और गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। तो मैंने क्या बोला कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो बोलोगे मिजोरम बना है। और वहीं दूसरा गोवा बना है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग गांव कौन बना है? तो अमरावती बना है। भारत का पहला फ्लोटिंग गांव कौन बना है? तो अयोध्या बना है। और भारत का दोस्तों दूसरा राज्य कौन सा है जो समान नागरिक संहिता को लागू किया है? तो गुजरात। और याद रखना, ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला राज्य कौन बना है? तो बोलोगे महाराष्ट्र बना है। और गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला राज्य कौन बना है? तो बोलोगे कर्नाटक बना है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। अच्छा आप बताओ कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने भी बताया था आपको कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो आपने बोला कि सर गुजरात बना है। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला राज्य कौन बना है तो पहला राज्य बोलोगे उत्तराखंड है। तो देखो, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बोलोगे उत्तराखंड है। और विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम है सेंगली सुरंग, जो चीन में है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम क्या है? तो बोलोगे सेंगली सुरंग है। और ये कहां है? तो चाइना में है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है, याद रखना। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में सुखना झील है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो नेकचंद्र है। दोस्तों, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का वास्तुकार नेकचंद्र है, जबकि चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार जो है वो ली कार्बूजियर है, याद रखना आपको है। तो मैंने बताया कि इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बोलोगे शुभांशु शुक्ला बने हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। वहीं विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बनी है सेंगली सुरंग चीन की। और 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है चंडीगढ़। मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला देश का, देखो सौर ऊर्जा चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है मसाली। मसाली गुजरात का गांव है। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बना है? तो क्या बोलोगे? मसाली बना है। अच्छा, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कौन बना है? तो महाराष्ट्र में बना है देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। अच्छा, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला
पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहटा में किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहटा में किया गया है। कहाँ किया गया मेरे प्यारे बच्चों? बिहटा में। तो दोस्तों सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बना? मसाली बना। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां बना? महाराष्ट्र में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहां हुआ है? तो बोलोगे उत्तराखंड में हुआ है। और बिहार सरकार द्वारा कहां पर बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो बिहटा में किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, माउंट सिस पंगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्जुन वाजपेयी बने हैं। माउंट सिस पंगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अर्जुन वाजपेयी बने हैं। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क बना है नागपुर, महाराष्ट्र में। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहां बना? तो क्या बोलोगे? नागपुर, महाराष्ट्र में बना है। और समन या वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश बना। वारंट को डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। और जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो क्या बोलोगे कि महाराष्ट्र बना है। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों आपको। बच्चों देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टि बाधित महिला कौन बनी है? तो क्या बोलोगे? छोंजिंग अंगोमो बनी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टि बाधित महिला बनी है छेंजिंग ओंगोमो। देश का पहला जनमन आवास जो बना है वो शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में बना है। देश का पहला जनमन आवास कहां बना? तो क्या बोलोगे? शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में बना है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तेलंगाना। पहला जो बना वो बिहार है, दूसरा जो है वो आंध्र प्रदेश है, और तीसरा जाति आधारित जनगणना करने वाला राज्य जो बना है वो कौन बना है? तो बोलोगे तेलंगाना बना है। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों आप कि सर ये राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। बच्चों देखो, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या दिल्ली हवाई अड्डा, याद रखना। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी है पायलट मोहना सिंह। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पायलट मोहना सिंह बनी है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन जो हुआ है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो बना वो पटना में बना। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय जो बना वो कौन बना? सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज जो भारतीय बने हैं वो कौन बने हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर वो बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। अब देखो, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन बना है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे युवा और तीव्र तैराक कौन बनी है? तो जिया राज बनी है। देश का पहला राइस एटीएम जो बना है वो भुवनेश्वर ओडिशा में बना है। और उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना जो है वो ओंकारेश्वर में बनी है। ओंकारेश्वर कहाँ है? तो एमपी में है मेरे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश में है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना जो बनी है वो कहाँ बनी है? ओंकारेश्वर में बना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। तो ये था विश्व और भारत में प्रथम जो रिसेंटली नए अपडेट किए गए हैं उसके बारे में मैंने बताया आपको है। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो आज का हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? वायुसेना। दोस्तों देखो, भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो राजीव घई बने हैं। कौन बने मेरे प्यारे बच्चों? राजीव घई बने हैं। भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो क्या बोलोगे? राजीव घई बने हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं तीनों सेना के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम कवर करेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना की स्थापना जो हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है नभ अस्पृश्य दीप्तम। प्रथम अध्यक्ष जो वायुसेना के थे वो कौन थे? तो बोलोगे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह हैं। अच्छा, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को और इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। मेरे प्यारे बच्चों देखो, ITBP अर्थात इंडो तिब्बतन
बॉर्डर पुलिस की स्थापना 1962 में हुई थी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1969 में हुई थी। और ये सभी का मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, याद रखना। देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में अनिल चौहान है। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना के अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है नेभा प्लेटफॉर्म। नेभा मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? तो देखो दोस्तों, नेभा नेभा मतलब हो जाएगा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला 19वां विधानमंडल कौन बना है? तो याद रखना, पौंडीचेरी बना है। पौंडीचेरी नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला 19वां विधानमंडल बना है। नेवा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल ई विधान ऐप। और इसको अपनाने वाला 19वां विधानमंडल जो बना है वो पौंडीचेरी बना है। अब पौंडीचेरी के उपराज्यपाल कौन है? तो बोलोगे के कैलाश नाथन है पौंडीचेरी के उपराज्यपाल। और पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? एम रंगास्वामी मेरे प्यारे बच्चों। एम रंगास्वामी पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो आर सेल्वम है यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष, याद रखना। तो पौंडीचेरी के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो बोलोगे आर सेल्वम मेरे प्यारे बच्चों। तो नेभा को अपनाने वाला 19वां विधानमंडल कौन बना है? तो क्या बोलोगे? पौंडीचेरी बना है मेरे प्यारे बच्चों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखो, मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मालदीव के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर, पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर ये बोल सकते हो आप, किसे नियुक्त किया गया है? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, कि मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो क्या बोलोगे? कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं मालदीव के बारे में। तो मालदीव जो है उसकी राजधानी है माले। मालदीव की करेंसी अर्थात मुद्रा है मालदीपियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो बोलोगे मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं मालदीव के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मालदीव जो है वो स्थित कहाँ है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, LIC के CEO एवं MD पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं LIC के बारे में, कि LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। और मैंने कल या परसों आपको बताया था कि LIC के अंतरिम CEO और MD जो बने हैं वो सत्यपाल भानु बने हैं। और अब बात की जा रही है कि LIC के CEO एंड MD पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो बोलोगे आर दुरास्वामी के नाम की सिफारिश की गई है। किसके नाम की सिफारिश की गई? तो क्या बोलोगे? आर दुरास्वामी के नाम की सिफारिश की गई है LIC के CEO और MD पद के लिए मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन LIC के अंतरिम CEO और MD कौन बने? तो याद रखें सत्यपाल भानु बने हैं। और अभी किसके नाम की सिफारिश की गई है LIC के MD एंड CEO के रूप में? तो बोलोगे आर दुरास्वामी के नामों की सिफारिश की गई है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य में कपास की खेती में 20% की वृद्धि हुई है? किस राज्य में मेरे प्यारे बच्चों कपास की खेती में 20% की वृद्धि हुई है? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर ये राज्य पंजाब है। कौन सा राज्य दोस्तों? पंजाब है। अब पंजाब है तो पंजाब के बारे में हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों डिटेल में। सबसे पहले राजस्थान से क्या प्रश्न बनते हैं वो देख लो आप। तो राजस्थान से याद रखना आप कि राजस्थान में मेरे प्यारे बच्चों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे राजस्थान में है। राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी विहार है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है? तो बोलोगे राजस्थान में है। राजस्थान में मेरे प्यारे बच्चों सांबर झील है। पूछेगा कि सांभर झील कहाँ है? तो बोलोगे राजस्थान में है। अच्छा, डिडवाना झील कहाँ है? डिडवाना झील के बारे में भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप, कि डिडवाना झील जो है ये भी राजस्थान में ही है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे राजस्थान में है। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा से आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो बोलोगे हरियाणा में सर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हरियाणा में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? हरियाणा में है। अच्छा दोस्तों, हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम।
हरियाणा का एक शहर क्या है, तो गुड़गांव पहले नाम था, लेकिन अब इसका नाम हो गया है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप। देखो गुरुग्राम में मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान जो है वो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में पैसा बाजार .com का मुख्यालय है। भारत का पहला हेली हब जो बना था वो गुरुग्राम में बना था। भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में बना था। लेकिन भारत का पहला राइस एटीएम मेरे प्यारे बच्चों भुवनेश्वर में बना है, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब देखो गुजरात जो है, गुजरात में मेरे प्यारे बच्चों ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है, तो बोलोगे गुजरात में है ब्लैक बक नेशनल पार्क। मेरे प्यारे बच्चों बच्चों गुजरात में थोल झील है। गुजरात में सुदर्शन झील कहां है, तो गुजरात में ही है। ये सब प्रश्न भी याद रखना। उकाई परियोजना ताप्ती, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न देखो दोस्तों पंजाब के बारे में है कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी मेरे प्यारे बच्चों कहां है, तो बोलोगे चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर कौन है, तो बोलोगे गुलाब चंद कटारिया है पंजाब के गवर्नर। पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान मेरे प्यारे बच्चों। और पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 13 है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्यसभा सीट मेरे प्यारे बच्चों कॉमन है। तो सबसे पहले मैंने पंजाब को ही लेके चलना है कि पंजाब में मेरे प्यारे बच्चों जो राज्यसभा सीटों की संख्या और लोकसभा सीटों की संख्या 7 और 13 है। वहीं अगर मेरे प्यारे बच्चों हम असम राज्य के बारे में बात कर ले, असम पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, तो असम में भी राज्यसभा 7 है लेकिन लोकसभा मेरे प्यारे बच्चों 14 है। अगर बात कर ले हम तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना के बारे में बात कर ली तो तेलंगाना में मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा 7 है और लोकसभा 17 है। तो ये मैंने कॉमन राज्यसभा वाले राज्यों के आपको नाम बताए। मेरे प्यारे बच्चों यह जानकारी आपको कैसी लग रही है, तो इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। अब देखो अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य और रंजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब में है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो कंजली झील, रोपर झील और हरिके झील, कौन सा साथ साथ बोलो, कंजली झील, रोपर झील, हरिके झील पंजाब में है। भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को कहते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर मेरे प्यारे बच्चों अमृतसर को कहते हैं। बगीचों का शहर पंजाब के कपूरथला को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। और पंजाब मेरे प्यारे बच्चों 5 नदी कौन कौन से, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी जो है ये पंजाब में बहती है। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है, तो बोलोगे सर ये जो है आपका वो अमृतसर में है श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये मैंने बताया पंजाब के बारे में। और मैंने ये भी बताया कि पंजाब में कपास की खेती में 20% की वृद्धि हुई है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य ने अपने हर इंफ्रा प्रोजेक्ट को, किस राज्य सरकार ने अपने हर इंफ्रा प्रोजेक्ट को आधार जैसा यूनिक आईडी कार्ड देने की घोषणा की है। देखो ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जितना भी इंफ्रा प्रोजेक्ट लागू होगा वो सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए आधार जैसा यूनिक आईडी देने की घोषणा की है, तो ये राज्य मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों कौन सा राज्य है, तो क्या बोलोगे कि सर महाराष्ट्र राज्य है ये। अब देखो ये जो आईडी की संरचना होगी वो 13 अंकीय होगी। 13 अंकीय अल्फा न्यूमेरिकल कोड होगा जिसमें राज्य का कोड होगा, वर्ष होगा, योजना होगा, जिला आदि को दर्शाया जाएगा उस कोड के जरिए मेरे प्यारे बच्चों। और ये काम किसने किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में मैंने आपको कितना बार बताया है, आई थिंक मैंने कल भी बताया था कि जो आपको मैप दिख रहा है जिसे मैंने आपको रेड कलर से हाईलाइट किया है वही है भारत का प्यारा सा राज्य महाराष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों। अब महाराष्ट्र दोस्तों ये है, तो यहाँ से एक प्रश्न आपके मन में आता होगा कि महाराष्ट्र की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है, तो महाराष्ट्र की सीमा लगती है मध्य प्रदेश से मेरे प्यारे बच्चों। इस राज्य से लगती है मध्य प्रदेश से। ये राज्य मेरे प्यारे बच्चों गुजरात है और गुजरात से भी लगती है महाराष्ट्र की सीमा। ये राज्य जो दिख रहा है आपको, ये राज्य मेरे प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है महाराष्ट्र की सीमा। ये राज्य मेरे प्यारे बच्चों तेलंगाना है, तेलंगाना से लगती है। ये राज्य आपका कर्नाटक है मेरे प्यारे बच्चों, कर्नाटक से लगती है। और ये छोटू सा राज्य मेरे प्यारे बच्चों गोवा है। कौन सा राज्य, गोवा है। तो महाराष्ट्र की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि महाराष्ट्र जो है इसकी राजधानी क्या है, तो आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं।
महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। अब देखो महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है और छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भारतीय भू चुंबकीय अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मेरे प्यारे बच्चों मुंबई में है, याद रखना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। दोस्तों देखो, ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी का मुख्यालय जो है मेरे प्यारे बच्चों वो मुंबई में ही है। मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखो, हमारा अगला प्रश्न है कि शहर को भारत का तेंदुआ राजधानी बनाया गया है। ऐसा कौन सा शहर दोस्तों है जिसे भारत का तेंदुआ राजधानी बोला गया है? तो भारत की जो तेंदुआ राजधानी बनी है वो बनी है बेंगलुरु। कौन बनी है भारत की तेंदुआ राजधानी? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? मेरे लाल एवं लालियो, आप बोल रहे बेंगलुरु बना है सर। अब बेंगलुरु बना है तो बेंगलुरु से याद रखना कि बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है और इसरो की स्थापना जो हुई थी ना मेरे प्यारे बच्चों वो 1969 में हुई थी, ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। बेंगलुरु में मेरे प्यारे बच्चों एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु में मेरे प्यारे बच्चों लाल बाग पार्क है, लाल बाग पार्क, जिसका निर्माण हैदर अली ने करवाया था। और हैदर अली कौन है? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम है हैदर अली मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मैंने बताया। बेंगलुरु में मेरे प्यारे बच्चों एक बेंगलुरु में मेरे प्यारे बच्चों एक बनरघट्टा जैविक उद्यान है। बनरघट्टा जैविक उद्यान जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये भारत का प्रथम तितली उद्यान है, बनरघट्टा जैविक उद्यान, ये भी याद रखना। बेंगलुरु में मेरे प्यारे बच्चों रमन अनुसंधान संस्थान है। कौन सा? तो बोलोगे कि सर रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप मेरे प्यारे लाली एवं लालियो बोलना क्या कि सर बेंगलुरु में है। अच्छा दोस्तों, अहमदाबाद से कम एक प्रश्न मैं करवा देता हूं ताकि आपको भी हिम्मत मिलेगा सर आपने रिवीजन करवा दिया, जिससे हमको आसानी से याद भी हो गया। तो अहमदाबाद मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन मेरे प्यारे बच्चों, और भारत का मानचेस्टर भी कहते हैं। भारत का मानचेस्टर मेरे प्यारे बच्चों, भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। और अहमदाबाद मेरे प्यारे बच्चों साबरमती नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, गांधीनगर से भी याद रखना कि गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे कि सर गांधीनगर में है, और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है, कौन सा राज्य बांके बिहारी मंदिर के आसपास बांके बिहारी कॉरिडोर को विकसित कर रहा है? ऐसा कौन सा राज्य है जो बांके बिहारी कॉरिडोर के पास, दोस्तों बांके बिहारी मंदिर के पास बांके बिहारी कॉरिडोर विकसित कर रहा है? तो बोलोगे कि ये राज्य जो है ये उत्तर भारत का राज्य है, उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है मेरे प्यारे बच्चों कन्नौज, और कन्नौज को हम बोलते हैं खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर जो बोलते हैं वो किसे बोलते हैं? तो कन्नौज को बोलते हैं। उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ का एक शहर है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा शहर मेरे प्यारे बच्चों? तो मैंने क्या बोला कि सर लखनऊ। देखो मेरे प्यारे बच्चों लखनऊ, तो लखनऊ मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, लखनऊ जो है ये लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर, नवाबों का
शहर मेरे प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। उत्तर प्रदेश का एक शहर मेरे प्यारे बच्चों कानपुर है, कानपुर। और कानपुर मेरे प्यारे बच्चों गंगा के किनारे है और कानपुर को बोलते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। तो इतनी सारी मैंने जानकारी बताई जिससे आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी सटीक रूप से हो सके मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देखो, NS संजय गौड़ा किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? NS संजय गौड़ा गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और गुजरात उच्च न्यायालय भारत का पहला उच्च न्यायालय है जिसने न्याय की घड़ी भी स्थापित की थी। तो बात हो रही है गुजरात के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है जबकि लोकसभा सीट 26 है मेरे प्यारे बच्चों। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। उकाई परियोजना मेरे प्यारे बच्चों कौन से नदी पर है? तो बोलोगे ताप्ती नदी पर है। और पनामा परियोजना पनामा नदी पर गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान और थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है? तो बोलोगे गुजरात में है वाधवाना आर्द्रभूमि। जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य और विश्वामित्री नदी परियोजना जो है ये गुजरात में है। भारत का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं अहमदाबाद को। अच्छा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। वैसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मेरे प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। सॉल्ट सिटी के नाम से सूरत को जानते हैं। डायमंड सिटी के नाम से दोस्तों जानते हैं, सॉरी, सॉल्ट सिटी के नाम से गुजरात को जानते हैं, नमक का शहर गुजरात को कहते हैं। और डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसे? तो सूरत को जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मेरे प्यारे बच्चों देखो, ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो बोलोगे ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, फिनलैंड द्वितीय स्थान पर है, नॉर्वे तृतीय स्थान पर है और यूनाइटेड किंगडम मेरे प्यारे बच्चों चतुर्थ स्थान पर है, ये याद रखना। तो ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आइसलैंड। वही अगर दक्षिण एशिया के बारे में बात करें तो दक्षिण एशिया में सबसे अच्छी रैंकिंग जो है वो बांग्लादेश की है जो 24वें नंबर पर है। वही भारत का स्थान मेरे प्यारे बच्चों 148 देशों में ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में 131वें स्थान पर है। अगर भारत के पड़ोसी नेपाल के बारे में बात करें तो 125 स्थान पर है। अगर वही श्रीलंका के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चों 130 स्थान पर है। और वहीं अगर भूटान के बारे में बात करें 119 स्थान पर है। मालदीव के बारे में बात करें तो 138 स्थान पर है। और पाकिस्तान के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में पाकिस्तान 148वें स्थान पर है। वहीं अपना प्यारा देश भारत मेरे प्यारे बच्चों 148 देशों की रैंकिंग में 131वें स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप में मेरे प्यारे बच्चों देखो, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि विश्व एथलीट दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। और तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो संघाई में शुरू हुआ। आज का आपका 3 प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना है? भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन सा बना है? और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।